और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के साथियों पर भी शिकंजा कसा है। मुर्तजा से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। पश्चिमी यूपी से लेकर नेपाल तक एटीएस लगातार छापा मार रही है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से एक इमाम को हिरासत में लिया गया है। हमले के दिन इमाम की आरोपी मुर्तजा से बातचीत हुई थी। हिरासत में लेकर इमाम से पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस। कल महाराजगंज के नौतनवा से भी 2 लोगों को उठाया गया था। दोनों संदिग्ध भी लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। तो 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये वो लोग हैं जो कंटिन्यूअसली मुर्तजा से संपर्क में थे। जिस दिन मुर्तजा हमला करने की फिराक में था उस दिन भी इमाम से बात हुई थी मुर्तजा की, और इमाम से अब एटीएस पूछताछ कर रही है कि क्या बातचीत हुई थी मुर्तजा और इमाम के बीच में। इमाम को मुर्तजा कब से जानता है, इस बारे में भी मुर्तजा से पूछताछ चल रही है। लेकिन इमाम को हिरासत में क्योंकि ले लिया गया है तो उससे भी पूछा जाएगा कि हालांकि बातचीत कब से थी दोनों के बीच में। परसों से बताते हैं। परसों मेरे बड़े पापा थे, अब पता है सम्मान आया अगर बताया। हाँ बताया आगे बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, सीसीटीवी देखा सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं और सीरियस लग रहा है, तो देख लो भाई क्या है, कहीं यहाँ रहोगे कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ मैं हो सकता है रात 3 बजे आके हम पुलिस गए, फिर हम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तो हम नौगढ़ के निकल लिए एक बैग लेके, जो काला बैग वही। वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब नहीं, किस बात का डर था तुम्हें? कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है, किसी माइंड में है। किस चीज़ का? कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट नहीं? और लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं और सहारनपुर से मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, मुर्तजा के 2 साथियों को भी शिकंजा में लिया गया है, जिसमें कि इमाम का नाम है। इमाम वो शख्स है जिससे मुर्तजा ने हमला करने के पहले ही थोड़ी समय पहले ही बातचीत की थी। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि काम थोड़ा और भी ज्यादा आसान हो जाएगा एटीएस का। इमाम से पूछताछ जब होगी, 4 बातें और सामने निकल कर आएंगी, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो इजीली पता चल पाएगा कि आखिर इनकी मंशा क्या थी, आखिर ये हमला क्यों करना चाहता था मुर्तजा। बिल्कुल, जिस तरह से पूरा वाकया हुआ और काम किया जा रहा। आज जो लैपटॉप मिला था मुर्तजा के पास से, फोन मिला था, उनकी पूरी डिटेल निकाली गई है, जिसमें तमाम लोगों के नाम है, जिसमें सहारनपुर से एक मौलाना है, मौलवी हैं, उनका भी नाम आया, साथ ही साथ उनसे बात हुई थी। इसके अलावा बात करें और महाराजगंज से एक उनसे किसी का नाम आया है। इन जगहों पर दबिश दिया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर 10 ऐसे जिले हैं जहां पर एटीएस जो लगातार सक्रिय है, वहां जहां मुर्तजा ने बात की थी, जिन लोगों से उनके घरों के आसपास एक्टिव है, घरों पर दबिश दी जा रही। निश्चित तौर पर क्योंकि मामला इतना बड़ा होता जा रहा है कि शुरुआती दिनों में जब ये हमला हुआ था तो उस दिन एक नॉर्मल हमला लग रहा था और ये लग रहा था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसके चलते उसने हमला किया। लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि मामला मंदिर से जुड़ा हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रों के दिनों में लगातार वहां रहते हैं, लगातार उनका आना जाना रहता है, ऐसे में सबसे ज्यादा संदेह था कहीं ये जो हमला है ये मंदिर के अंदर तो नहीं होने की फिराक में था, अंदर घुसने की फिराक तो नहीं था। निश्चित तौर पर, हालांकि उस समय मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। निश्चित तौर पर उसके बाद एटीएस और एसटीएफ दोनों जांच में जुटते हैं। एटीएस को तमाम सबूत मिलते हैं, जिसमें ये होता है कि ये कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों से जुड़ा था, उनके लिए फंडिंग कर रहा था, उनके पास टच में था। निश्चित तौर पर पूरी डिटेल निकाली जाती है। जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप में तमाम ऐसे चीजें मिलती हैं जिनसे कहीं ना कहीं एटीएस का शक जो है वो गहराता जाता है कि ये जो मुर्तजा है वो कोई बड़े हमले की फिराक में था। निश्चित तौर पर तमाम लोगों को जो एटीएस ने हिरासत में लिया, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि एटीएस नहीं कर रहा है, लेकिन बात माने तो तमाम लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया गया। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा एटीएस पे फोकस है वो सहारनपुर में है, क्योंकि वहां पे जो मौलाना है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वो उनसे कुछ देर पहले ही मुर्तजा ने बात की थी जब हमला करने वाला था। निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं ये एटीएस को लग रहा है कि कहीं
वो मौलवी जो है वो भी हमले में शामिल है या नहीं है। निश्चित तौर पर अगर बात करें नेपाल कनेक्शन लगातार एटीएस खंगाल रही है कि नेपाल अगर मुर्तजा गया था तो किस चीज के लिए गया था, किससे किससे वहां पर मुलाकात हुई, क्या वहां से कोई फंडिंग हो रही थी, इन तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। तो साथ ही साथ चाहे गोरखपुर की बात करें, मंदिर की बात करें या फिर लखनऊ की बात करें, इन पूरा वाकया होने के बाद यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बहुत बढ़ा दी गई है। पहले सुरक्षा जो मुख्यमंत्री की जो गेट थे, जो आवास था, वहां बाहर पीएससी पुलिस के हाथों थी, लेकिन अब सीआरपीएफ के तमाम जो सैनिक हैं वहां लगाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हमला होता है तमाम जो पीएससी के जवान हैं वो घायल होते हैं। तो निश्चित तौर पर हाई सिक्योरिटी जोन में मुख्यमंत्री आवास को इस समय बदल दिया गया है। आम जनों का मुख्यमंत्री आवास के सामने से निकलना मना किया गया है। वहां पर बिना काम के, बिना पास के कोई भी नहीं जा पा रहा। निश्चित तौर पर क्योंकि सतर्कता इतनी ज्यादा रखी जा रही है, एटीएस फूक के कदम रख रही है, क्योंकि मात्र ये छोटे हमले का मामला नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरा जिम्मेदार अधिकारी वो लगे हुए हैं। एटीएस हर पहलू पर जांच कर रही है, उसका हर कनेक्शन, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ दिन पहले ही तमाम आतंकवादी जो थे वो पकड़े गए थे। निश्चित तौर पर उसके बाद तक गहरा राज कहीं मुर्तजा का कनेक्शन उन लोगों से भी तो नहीं है। तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है और लगातार गिरफ्तारियों को हिरासत में लेने का दौर जारी है। मनोज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या कनेक्शन है इमाम का मुर्तजा से? कैसे ये लोग मिले थे, क्या चीजें, कुछ जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों का लगभग 3-3.5 साल से संपर्क था आपस में, और करीब उसी दौरान जब एक बार ये जो रहमान है ये बरेली जा रहा था तो ट्रेन में इसकी मुर्तजा से मुलाकात हुई थी, और वहां मुलाकात के दौरान इनके बाद जो दोस्ती बढ़ती चली गई, जो आज इस स्थिति तक आ गई कि अभी एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि इनका सीरिया कनेक्शन भी है। ये लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पर आपस में बात करते थे, जिसमें एक सीरिया से भी एक व्यक्ति है जो उनसे जुड़ता था इंटरनेट कॉल पर। कॉन्फ्रेंस कॉल पर ये तीनों आपस में बात किया करते थे, और कुछ फंडिंग की बात भी सामने आ रही है कि सीरिया से इन लोग के पास पैसे आते भी थे और जाते भी थे। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक सहारनपुर में आतंकी गतिविधियों या इस तरह की गतिविधियों के लिए देवबंद चर्चाओं में आता था। पहली बार है कि छुटमलपुर, ये बेहट तहसील का एक गांव है छुटमलपुर, जिसका कनेक्शन सामने आया है। ये यहाँ रहता था, अभी किराए के मकान पे रह रहा है अब्दुल रहमान, और बताते हैं कि इसने अपना मकान भी बना लिया है, और इसके माता पिता जो हैं वो अब जीवित नहीं है। इसका एक छोटा भाई है जो मदरसे में पढ़ाता है। यहाँ मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। अश्विनी, मनोज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं ये बताना चाहूंगा, इसका एक छोटा भाई है जो बेहट तहसील का गांव गंदेवड़ा है, और वहां पर ये मदरसे में पढ़ाता है, और ये स्वयं जो है अब्दुल रहमान एक मस्जिद में इमामियत का काम करता है। तो ये इनका जो कनेक्शन निकल के आया है, इसको लेके अब हो सकता है कि एटीएस जल्दी इसके भाई से। ठीक है, तो इमाम से कनेक्शन कैसे था और इमाम से बात कैसे हुई, हमारे संवाददाता बता रहे हैं। अश्विनी, देखिए, जैसा कि बताया थोड़ी देर पहले मनोज ने कि मुलाकात तो सिर्फ ट्रेन से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मुलाकात इतनी गहरी हो गई कि साजिश तक रचने लगे दोनों मिलकर। बिल्कुल, हाँ, जिस तरह से मनोज ने बताया कि ये जो मुलाकात थी वो सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन औपचारिक मुलाकात किस तरह से पर्सनल मुलाकात में बदल जाती है देख समझ गया। जिस तरह से मनोज ने जिक्र किया कि जो वीडियो इंटरनेट कॉल हो रही थी उसमें विदेशी लोग भी सीरिया से भी कुछ जुड़ता था। निश्चित तौर पर सोचिएगा, जो ये पूरा एक सिंडिकेट टाइप का चल रहा था, सिंडिकेट में तमाम लोग जुड़ रहे थे। सबसे बड़ा ये है कि जो मुर्तजा है इसकी काउंसिल कौन कर रहा था, ये एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि काउंसिल कोई इंडिया से ही हो रही थी या बाहर से लोग कर रहे थे, जिसमें इसको ये चीज बताई जा रही थी कि आज हमला होगा, करेंगे तो ऐसा होगा या वैसा होगा। निश्चित तौर पर जो मुर्तजा ने कबूलनामा किया है, जो वीडियो मिला न्यूज़ इंडिया के पास है, उसमें कहा है कि तमाम चाहे सीए हो या फिर हिजाब का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर के वो काफी गुस्से में था। तो निश्चित तौर पर गुस्से में तो था, लेकिन इसके पीछे भी कई लोग होंगे जिन्होंने इसको मोटिवेट किया होगा ये सब करने के लिए। तो एटीएस इन पहलुओं पर काम कर रहा है कि जो लोग पीछे पर्दे के पीछे हैं उनको बेनकाब किया जाए, उनको सामने लाया जाए, जिसको लेकर के तमाम जो फोन नंबर इसके मुर्तजा के फोन में मिले उनसे संपर्क साधा जा रहा है। मुर्तजा की जो पूर्व में शादी हुई थी, पत्नी थी, तलाक जिससे हो चुका,
उससे बाकायदा पूछताछ हो रही कि आखिर इसका नेचर कैसा था, मुर्तजा पहले से ही इस तरीके से था, और साथ ही साथ ससुर जो उसके हैं उनसे भी पूछताछ हुई। निश्चित तौर पर पहले तो मुर्तजा को और ये जो चेन है सिर्फ इमाम मुर्तजा तक ही नहीं और उसके एक साथी तक ही नहीं है, मेरे ख्याल से ये चेन बहुत बड़ा होगा और ये गैंग बहुत बड़ा होगा जो अलग अलग जगहों पर अब होगा। अब धीरे धीरे जैसे कि मुर्तजा से पूछने के बाद, पूछताछ के बाद उसके 2 साथियों का नाम पता चला, अब इनसे पूछने के बाद 2 और लोगों का नाम पता चलेगा। तो एक एक कर धीरे धीरे, क्योंकि देखिए हमारी एजेंसीज जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अगर काम करने पे आ जाती है तो ऐसा कि मतलब कोने कोने से इंसान को उठा ले। और अश्विनी, बहुत वो दिन दूर नहीं है जब इस पूरे गैंग के बारे में पता लग जाएगा और ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। पूरी जो भी इसमें संलिप्त है उनकी पूरी तरह जांच की जा रही है। सबसे बड़ा जो है फोन और लैपटॉप है, जिससे कई सबूत, अहम सबूत मिले हैं, जिसको लेकर के जांच एजेंसियां जो बात कर रही है। निश्चित तौर पर तमाम ऐसे लोगों के नाम आए जिनको अभी ओपन नहीं किया गया, उनके दबिश दी जा रही है, उनकी हिरासत भी लिया गया, क्योंकि एटीएस जो काम करती है बड़ी ही शांति और चुपचाप ढंग से करती है कि कानों कान किसी खबर ना मिले। हालांकि इससे पहले भी देखा गया उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे गिरफ्तारियां हुई जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी साजिश रची है। लखनऊ से पिछले 3-4 महीने पहले ही कम से कम 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनके घर से ऐसी चीजें, आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई जो कोई पासपोर्ट या। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और मनोज आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले को लेकर लगातार पूछताछ जारी है। मुर्तजा ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद से मामले में एक नया मोड़ शामिल हो गया है। मुर्तजा ने अपने बयान में कबूला कि उसे CAA और NRC जैसे मुद्दों को लेकर गुस्सा था, जिसे लेकर उसने घटना को अंजाम देने की कोशिश की। तो वहीं मुर्तजा के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान से भी सियासत गर्मा गई है, जिसके बाद सपा बीजेपी अब आमने सामने है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। कहीं छापेमारी, कहीं पूछताछ का दौर, तो कहीं बरामदगी का सिलसिला। एक के बाद एक लगातार एटीएस गोरखपुर मामले में खुलासे कर रही है। एटीएस के हाथ ऐसे कई सबूत और संबंधित आरोपी लग चुके हैं जिनका सीधा कनेक्शन आतंकी संगठनों और मुर्तजा से दिखाई दिया है। रिमांड में आने के बाद मुर्तजा कई चौंका देने वाले खुलासे कर रहा है। पहले दिमागी बीमारी आई सामने और अब एटीएस से पूछताछ में मुर्तजा ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। मुर्तजा ने कबूला कि गोरखपुर में जो हमला किया गया वो CAA NRC के गुस्से के खिलाफ किया गया। अपने बयान में मुर्तजा ने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि CAA NRC में मुसलमानों के साथ गलत हुआ। इस कानून के तहत मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे थॉट्स को बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CAA NRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में रखूँ जस्टिफिकेशन। उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके। सिर्फ कबूलनामे मुर्तजा ने CAA NRC का मुद्दे का खुलासा नहीं किया, बल्कि हमले वाले दिन क्या कुछ रहा इस बारे में भी खुलासा किया। उस दिन की घटना का जिक्र करते हुए मुर्तजा ने बताया कि जब वो गोरखपुर की तरफ आने की सोच रहा था तब उसके दिमाग में चल रहा था कि CAA NRC से मुसलमानों को हो रही दिक्कत से बदला लेना चाहिए। इसके अलावा कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा भी मुसलमानों के खिलाफ था। मुर्तजा ने बताया कि इन सभी चीजों को सोचकर खुरपी और बाकी सामान लेकर टेम्पो से गोरखपुर आया और सोचा था काम तमाम करके चले जाएंगे। हुआ क्या कि हम जब नेपाल में गए तो एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेयर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे।
काम तमाम हो जाएगा। हम भी जहाँ हम रहेंगे कोई रिमांड में मुर्तजा से पूछताछ जारी है, जिसमें लगातार नए तरीके से खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस ने अलग अलग एंगल से जांच करने के बाद मुर्तजा का पासपोर्ट बरामद कर लिया है। पासपोर्ट से जानकारी मिली कि मुर्तजा करीब 6 महीने पहले दुबई गया था और ये पासपोर्ट मुंबई के एक फ्लैट के पते का बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने मुर्तजा के मोबाइल फोन को जब्त करके ये भी जानकारी बटोरी है कि मुर्तजा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर नेपाल तक के लोग जुड़े हुए थे, जिन पर शिकंजा कसने के लिए एटीएस की टीम अपना काम शुरू कर चुकी है। उधर मुर्तजा के मामले में यूपी एटीएस लगातार इस घटना को कहां से अंजाम दिया गया वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो इधर मुर्तजा के मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। मुर्तजा पर पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर हमला करते हुए मुर्तजा का मुद्दा छेड़ दिया। अखिलेश ने कहा कि मुर्तजा की गिरफ्तारी की खबर आई है और उसके पिता ने साइकाइट्रिक समस्या बताई, तो इस एंगल को भी खंगालना चाहिए। इसके बाद बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी तो वो पार्टी है जो न जाने किसी बात को कितना खींच दे, जिसके बाद से सपा बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने है। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियां और टीमें जांच को गंभीरता से लेते हुए पड़ताल कर रही हैं। एटीएस देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी के साथ उन लोगों को दबोचने की कोशिश कर रही है जिन लोगों ने बीते दिनों में मुर्तजा की मदद की। इसके अलावा मुर्तजा का नेपाल कनेक्शन क्या है, इस पर भी एटीएस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया है। यूपी के प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर से 45,000 रुपए लूटे हैं। लूट के बाद बदमाशों ने कार में आग लगा दी। बाइक सवार 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। नगर कोतवाली इलाके के गोपालपुर की घटना है। बाइक सवार 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। नगर कोतवाली इलाके के गोपालपुर की ये घटना है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भागने की फिराक में रहे। यूपी के प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक। ट्रांसपोर्टर से 45,000 रुपए लूटे हैं। मनु सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु सिंह, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि मैं आपको बता दें, जिस तरह से प्रतापगढ़ के आधी रात लगभग 11:30 बजे के करीब जहां नगर कोतवाली के गोपालपुर के पास जहां बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां ट्रांसपोर्टर है जो कि पैसा लेके वापिस आ रहा की तरफ से जो कि प्रतापगढ़ की तरफ जा रहा था, जहाँ 5 लोग थे, जहाँ 5 लोगों ने बदमाशों ने कार को रोक कर पैसा लिया और बदमाशों ने जहाँ बाहर मचाने लगाने के किया कार सवार ने, तो बदमाशों ने कार में आग लगा दी। कहीं न कहीं बात की जाए तो जिस तरह से अपना जान बचाकर वहां से कार सवार भागा, तो बदमाशों ने कार में आग लगा दी। तो हालांकि बता दें जिस तरह का आतंक रहा है, कहीं न कहीं लगातार आतंक फैल रहा था। बात की जाए रोड डायवर्जन किया गया था, जहाँ प्रतापगढ़ से जो हाईवे है, जहाँ रात में एक बड़ा मामला होने के कारण रोड डायवर्जन कर दिया जाता है, तो बदमाशों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए और अंजाम देते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्टर जो कि इम्तियाज जो कि पैसा लेकर गाड़ी से आ रहा था, जो कि अपने घर पे जा रहा था, जहाँ पैसा जहाँ बदमाशों ने के बल पर गाड़ी रोक कर जहाँ पैसा लूट लिया, वही कार लगा दी। वही जहाँ इम्तियाज जो कि घायल भी है, जहाँ उनका इलाज। ठीक है मनु सिंह, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और कार में भी आग लगा दी। सहारनपुर में एक और मुठभेड़, पुलिस और एसओजी के साथ बदमाशों की मुठभेड़ में इंस्पेक्टर हरेंद्र और एसओजी के हेड कांस्टेबल घायल हो गए हैं। 3 घायल बदमाश सहित 5 को गिरफ्तार किया गया है। तो सहारनपुर में एक और मुठभेड़, पुलिस और एसओजी के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर हरेंद्र और एसओजी के एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए हैं। हालांकि 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है।
कुल मिलाकर जो 3 बदमाश फरार थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सहारनपुर की ये घटना है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मेरठ पुलिस की सिपाही के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महिला के बेटे से मोबाइल छीनने के मामले में सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें कि सिपाही ओमवीर को टीपी नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सिपाही अपनी हरकतों के चलते पूरे पुलिस महकमे में चर्चित था। हरदोई में जांच करने पहुंची राजस्व की टीम। रास्ते पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। आपको बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया को कवरेज करने से रोकने का प्रयास भी किया। ग्राम समाज की कई बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई भूमाफिया की खबर, लेकिन जब वापस से पहुंची टीम यहां पर तस्वीरें लेने के लिए, तस्वीरों को दिखाने के लिए, तो रोकने का प्रयास भी किया गया। रास्ते पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है और जांच करने पहुंची राजस्व की टीम, जिसके बाद जांच अभी जारी है। हरदोई का ये मामला है। रास्ते पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया है। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर लगातार योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भूमाफिया हैं, लगातार योगी का बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें, हरदोई के मन्नापुरवा गांव में जांच टीम आई है, क्योंकि एसडीएम ने जांच टीम भेजी थी। न्यूज़ 1 इंडिया द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी। खबर दिखाने के बाद में एसडीएम सदर और डीएम हरदोई ने जांच टीम भेजी थी। दूसरी बार फिर जांच आई है। ये जो यहाँ पर पड़ोस में भट्टा है, जिनका सौरव गुप्ता भूमाफिया है, लगातार उन्होंने हमले का प्रयास किया मीडिया की टीम पर। और भी हो सकता है, यहाँ बड़ा बवाल हो सकता था। उसके बाद पुलिस आई और फिर जांच चालू हुई है। हम आपको हमारे सामने ठीक दिखाना चाहेंगे कि लोग मौजूद हैं, कोई कार्रवाई नहीं है, अधिकारी मौजूद है और यहाँ पर इस तरीके से इन लोगों में दबंगाई है, किसी को भी मार सकते हैं, क्योंकि भूमाफिया इस कदर हावी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं को लगातार बुलडोजर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सड़क है, आबादी 5000 दलित बस्ती है, जिसको लेकर यहाँ पर डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने कार्रवाई की का आदेश दिया था। जांच भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से खाना पूर्ति हो रही है, ये साफ तौर पर दिख सकता है। क्योंकि भूमाफिया का खौफ इस तरीके से है कि मीडिया पर भी हमला करने से नहीं चूका। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ इन मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष सिंह, उत्तर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।